हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के पहले एमसीक्यू में हमने ये बताना है कि एथेनॉल का आइसोमर इनमें से कौन सा होगा। तो ये इन सब के फॉर्मूलाज हैं। अगर हम मेथनॉल पे गौर करो तो इसके पास एक कार्बन एटम है और इसके पास दो कार्बन एटम है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही चेंज हो गए हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गए हैं, तो ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। अगर मैं बीटा ऑप्शन की बात करूं तो इसके पास 4 कार्बन एटम है और इसके पास 2 कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम फिर चेंज हो गए, तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। अगर मैं चार्ली ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दोनों में सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे। इसके अलावा हमें ये पता है कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो एथेनॉल डाइमिथाइल ईथर का आइसोमर होगा। अगर मैं डेल्टा ऑप्शन की बात करूं तो डेल्टा ऑप्शन में भी नंबर ऑफ एटम्स चेंज है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम है, जिसकी वजह से ये भी आइसोमर इसका नहीं हो सकता। तो चार्ली इसका राइट ऑप्शन होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमने इनमें से बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखो मैलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है और फ्यूमेरिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप गौर करो तो इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें डबल बॉन्ड हो और कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये इस कंपाउंड की सिस फॉर्म है और ये इस कंपाउंड की ट्रांस फॉर्म है। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। तो हमारे अगले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कार्बोकेटाइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है। देखो जितने भी कार्बोकेटाइन होते हैं, जैसे कि मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन और ये इथाइल कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 और इसके ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज। अब जितने भी कार्बोकेटाइन होते हैं उनके ऊपर जो उनका जो कार्बन होता है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए एक रूल याद रख लें कि अगर होंगी 4 सिग्मा बॉन्ड्स, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर आप इस पे गौर करो तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इस पर्टिकुलर मिथाइल कार्बोकेटाइन में और इस कार्बन में इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ। तो 3 सिग्मा बॉन्ड जब होती हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जितने भी कार्बोकेटाइन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो इस पेयर में इस कंपाउंड में 2 क्लोरीन है और इस कंपाउंड में 3 क्लोरीन है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए हैं, तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। देखो सेकंड पेयर में इस कंपाउंड में 6 कार्बन है और इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, इन दोनों के भी नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट हैं, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं हो सकते। थर्ड एग्जांपल में इस कंपाउंड के पास 2 कार्बन है और इस कंपाउंड के पास 3 कार्बन है, तो ये भी आइसोमर्स नहीं हो सकते। लास्ट एग्जांपल में हमारे पास ये ईथर है और ये अल्कोहल है। ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। देखो अब हम चेक करते हैं, इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास भी 6 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 6 है और ऑक्सीजन भी दोनों के पास एक ही है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये तो बुक की लाइन है कि 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता और 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो बीटा इसका राइट ऑप्शन है। और जहाँ पे ये प्रोपेन है, प्रोपेन वैसे भी शो नहीं करता और 2 ब्यूटाइन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर सिस ट्रांस आइसोमर होंगे एक दूसरे के। तो पहले ऑप्शन में ये जो एग्जांपल है इसके अंदर इन दोनों के अंदर डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये जो कार्बन है इसके साथ सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो जब सेम ग्रुप अटैच होते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो बीटा ऑप्शन में इसमें भी डबल बॉन्ड तो है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो चार्ली ऑप्शन में डबल बॉन्ड है और इसके अलावा कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इनमें से एक सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांस फॉर्म होगी, तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं डेल्टा ऑप्शन की बात करूं तो ये अल्केन है। अल्केन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते और ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने ये बताना है कि बेंजीन में जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होती है वो किस टाइप की होती है। अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें जितने भी कार्बन हैं वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी वो sp2 ओवरलैप होगी, sp2 ओवरलैप। अभी जो हाइड्रोजन है इसके पास s ऑर्बिटल होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो ओवरलैप होगा वो sp2s ओवरलैप होगा। तो ये दो किस्म के ओवरलैप बेंजीन में होते हैं। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है वो है चार्ली sp2 ओवरलैप। सेकंड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो चार्ली हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो क्योंकि सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसके जितने भी बॉन्ड एंगल होंगे वो सब के सब 120 डिग्री होंगे। और हमें ये भी पता है कि बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें sp3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बॉन्ड बन रही होगी। अगर एक एटम है जो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, उसके जो ऑर्बिटल होंगे वो sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और अगर एक एटम है जो कि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, उसके जो ऑर्बिटल होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। तो इस कंपाउंड में अगर हम चेक करें, ये वाला कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला भी sp2 है और ये वाला भी sp3 है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बीटा ऑप्शन की बात करूं, इनमें से सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे sp भी नहीं है और sp3 भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं चार्ली ऑप्शन की बात करूं तो ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसके पास s ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी वो sp-s ओवरलैपिंग होगी। तो ये भी हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं है। अगर मैं डेल्टा ऑप्शन की बात करूं, ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगी वो sp3 sp ओवरलैपिंग होगी। और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये भी sp हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इनके दरमियान भी जो बॉन्ड होगी वो sp-sp3 ओवरलैपिंग होगी। तो डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें ये वाली ओवरलैपिंग चाहिए थी। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फ्री रेडिकल रिएक्शन सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो बीटा हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि वो कौन सा रिएजेंट होगा जो ऐसे रीजन पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये ऐसे रीजन पे अटैक करेगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके और अपने आप को स्टेबल बना सके। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा राइट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि वो कौन सी स्पीशी होगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, BF3 में, ये BF3 का ये स्ट्रक्चर है, ये BF3 का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इसके पास 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इसके ऊपर आ जाएगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और सल्फर के ऊपर आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो ये भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक कार्बोकेटाइन है। जितने भी कार्बोकेटाइन होते हैं वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो CH3 प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, हो सकता है कि आप सोचो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसकी वजह ये है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगी। ये जो बॉन्ड बनेंगी ये कोवेलेंट बॉन्ड होंगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड में ये वाले जो ऑर्बिटल थे ये फिल हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मजीद स्पेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा सके। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये डोनेट कर दिए जाएंगे थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड H+ को। तो ये पूरा का पूरा
फिल्ड है। अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा सके, जिसकी वजह से ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऐसी स्पीशीज जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ना हो वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं होती जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो डेल्टा हमारा राइट ऑप्शन होगा।